तो बहुत सारे क्षेत्रीय नेता जो है वो कह रहे हैं कि राहुल जी पार्टी में से जो गद्दार हैं उनको निकालिए, आइडेंटिफाई करिए। एक महीना पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे। वहाँ उन्होंने भाषण दिया कि हमारी पार्टी के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और अगर 30-40 लोगों को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। एक महीना हो गया पूरा, किसको निकाला? 2017 में मणिशंकर अय्यर ने एक स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, गुजरात चुनाव चल रहा था, तो उनको चुनाव के बीच में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। चुनाव खत्म हुआ, वापस रिस्टेन कर दिया गया। 2024 के चुनाव में एक स्टेटमेंट आया साइम पित्रोदा का, तो देखा कि इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो उनको भी सस्पेंड किया गया और बाद में उनको रिस्टेन कर दिया गया। आज की डेट में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो के.सी. वेणुगोपाल और राहुल गांधी के बहुत नजदीकी है। तो क्या कारण है कि के.सी. वेणुगोपाल हमेशा राहुल गांधी के अगल बगल में ही अकेले नहीं छोड़ते वो, उनको लगता है इनसिक्योर होंगे, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति बात ना कर ले या मेरा स्पेस ना खा जाए। वेणुगोपाल साहब जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बने उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग होते हैं, सचिन पायलट जो है वो बगावत कर देते हैं। सचिन पायलट जब वापस आए अपने विधायकों के साथ में जी, तो वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट था वो प्रियंका गांधी ने किया था, वो वेणुगोपाल ने नहीं किया था। हरियाणा में बहुत सारे आरोप लगे के.सी. वेणुगोपाल पे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि अय्याशी का अड्डा बन गया है हरियाणा। आपको क्या लगता है इन आरोपों में कोई सच्चाई थी या फिर एक बस आउटबर्स्ट था इमोशंस? देखिए, मैं व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता। नेताओं को आजकल चाहिए कि पत्रकारिता ना उनके हिसाब से। किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बने उसके बाद से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए लगभग 72% चुनाव कांग्रेस हारी है। ये सब चीजें, ये सारा स्टैटिस्टिक पार्टी के पास भी होगा, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? यही सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप चुनाव हारते जा रहे हो, ना अकाउंटेबिलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी लीडर इसलिए है क्योंकि उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं, कांग्रेस के वोट नहीं पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 2019 में के.सी. वेणुगोपाल संगठन महासचिव बनते हैं। इसके बाद कांग्रेस एक लोकसभा चुनाव और 26 विधानसभा चुनाव लड़ती है और जो परिणाम हैं इन 26 विधानसभा चुनावों में केवल 3 ऐसे विधानसभा चुनाव हैं जहां कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव जीतती है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर गठबंधन की सरकारें बनती हैं लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत कम होती है और 18 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हार जाती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी एक ऐसा सवाल है जिस पर कांग्रेस की तरफ से कोई पुष्ट जवाब मिल नहीं पाता है। हालांकि आगे की रणनीतियां कांग्रेस की क्या होंगी इसको तय करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के चुनाव दर चुनाव परफॉर्मेंस के लिए कोई जिम्मेदार है भी क्या, और क्या जिम्मेदारी तय नहीं हो पाने की वजह से ही कांग्रेस को इस तरह की स्थिति देखनी पा रही है? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे और रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे के.सी. वेणुगोपाल का जो संगठन महासचिव हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस को लंबे समय से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी। थैंक यू नीरज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल आदेश जी ये कि आपकी पहचान है कांग्रेस को लंबे समय तक कवर करते रहने की। अधिवेशन चल रहा है, 17 साल हो गए हैं जी, 17 सालों से आप कवर कर रहे हैं। अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, बहुत बड़ी घटना है ये, और आप यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, क्यों नहीं आप अधिवेशन? कल वो खत्म हो गया। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि कांग्रेस एज ए पार्टी 2022 में अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, 2023 में हुआ था रायपुर में छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद ये 25 में तीसरा अधिवेशन हुआ है। दरअसल एक रिवाज रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी का या किसी भी, इवन बीजेपी भी, कि जब ऐसे अधिवेशन पार्टी के होते हैं तो वो पत्रकारों को लेके जाते हैं फ्लाइट के जरिए, फिर उनके रहने का बंदोबस्त करते हैं। इस बार भी हुआ, सबका हुआ, बट मेरे से कुछ ज़्यादा प्यार है कांग्रेस पार्टी को। 2022 में मतलब मुझे उस श्रेणी में शामिल नहीं किया। लोगों ने कहा कि नहीं, हम मतलब आपको लेके नहीं जा सकते या आपको वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं दे सकते, मतलब ये कहे कि अपने खर्चे पे लेके नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसे कह लीजिए। फिर रायपुर में भी ऐसा ही हुआ, तो मैं वहाँ भी खुद से गया, सब मैंने अपना खुद का अरेंजमेंट किया। तब 2022 में जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तो तब रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के चेयरमैन थे। तो एक्चुअली है क्या ना, नेताओं को आजकल चाहिए कि पत्रकारिता ना उनके हिसाब से हो, उसमें समस्या आती है, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ठीक है, चलता रहता है सब। तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे इस बात की क्लियरिटी थी कि इस अधिवेशन में कुछ रोड मैप नहीं है। अच्छा, हाँ, अब आप देखोगे कि कुछ भी ये नहीं बताया गया कि आपका आगे का रोड मैप क्या है, सिवाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी उनको ताकत देने वाली है। इसको अगर मैं छोड़ दूं, और क्या है इसमें? और ये तो पहले तय हो गया था दिल्ली में,
कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन में मीटिंग्स हुई, बातचीत तो चल ही रही थी लगातार, लगातार चल रही थी। उसमें सिर्फ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने थे, बस, और कुछ नहीं हुआ। तो क्या आपको नहीं लगता अधिवेशन में एक बात जो बाहर आई है, जब हमने भाषण सुने तो बहुत सारे क्षेत्रीय नेता जो है वो कह रहे हैं कि राहुल जी पार्टी में से जो गद्दार हैं उनको निकालिए, आइडेंटिफाई करिए किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो एक वोकैलिटी विद इन द पार्टी आपको नहीं दिखा इस अधिवेशन में? एक महीना पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे, वहाँ उन्होंने भाषण दिया कि हमारी पार्टी के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और अगर 30-40 लोगों को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। एक महीना हो गया पूरा, किसको निकाला? अगर पार्टी के मुखिया को इस बात का पता है कि हमारी पार्टी के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और आप ये बात जाके कहते हो कि अपने काडर के बीच में, जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी, ब्लॉक अध्यक्ष थे, सब लोग थे, और क्या किया आपने? मैंने जब ऐसे अधिवेशन होते हैं या जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के बीच में होते हैं तो वो ऐसे मोटिवेशनल भाषण देते हैं, खासतौर पर उनके बीच में कि जहाँ सीनियर नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनको ये पता है कि उनको अच्छा लगता है, तो भाषण के अलावा कुछ नहीं है। मुझे 2 इंसिडेंट याद आते हैं। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने एक स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, गुजरात चुनाव चल रहा था, तो उनको चुनाव के बीच में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। चुनाव खत्म हुआ, वापस रिस्टेन कर दिया गया। ऐसे ही 2024 के चुनाव में एक स्टेटमेंट आया साइम पित्रोदा का, तो देखा कि इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो उनको भी सस्पेंड किया गया और बाद में उनको रिस्टेन कर दिया गया। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी नहीं है मेरे पास, 17 साल से मैं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, कि किसी को पार्टी से निष्कासित किया गया हो या किसी को निकाला गया हो कि भैया ये पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और इन सबको पता है कि गुजरात में जो मैक्सिमम नेता हैं उन सबके बिजनेस है और उन सब की सेटिंग सत्ता पक्ष से है। और गुजरात में ही क्यों, आप कोई राज्य उठा के देख लो, सब में है। हर जगह दोनों पार्टियों के नेता जो है उनका तालमेल चल रहा है। देखो, राजनीति में एक बात कही जाती है कि जो बड़ा नेता वो होता है जिसकी सेटिंग अपनी पार्टी में कम और दूसरी में ज्यादा हो, ठीक है ना, ये सच्चाई है राजनीति। तो ये सेटिंग जब चल रही है, अगर आदेश रावल को ये बात पता है तो ये बात राहुल गांधी को भी पता होगी, क्या उनको होल्ड बैक कर रहा है, क्यों नहीं ले पाते हैं डिसीजन? बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कि आप अपने पार्टी के लोगों को अगर निकालना शुरू करेंगे, पहले ही आपकी लोग पार्टी छोड़ के जा चुके, आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। देखिए, जो राजनीति है, दूसरा क्या है ना, आज की डेट में जो कांग्रेस हाईकमांड है, जिसको आला कमान का एक कल्चर है कहा जाता है, खासकर गांधी के बारे में, आज की डेट में बहुत कमजोर है। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है और तीसरे लोकसभा चुनाव में आप 99 सीटों पे पहुंच पाए हो। 2014 में 44, 52 आई थी 19 में, और 2024 में 99 सीटें आई आपकी। तो ऐसी स्थिति में आप ना खुल के फैसला नहीं कर सकते। अब आप इसका कंपैरिजन करिए, प्रधानमंत्री मोदी आज की डेट में, आज कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये काम हमने किया। हर व्यक्ति को ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा हमने ये चीज किया है, ठीक है। हर आदमी, अमित शाह तक भी ये बात कहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल व्यक्ति है। बाकी छोड़ दीजिए आप, क्रेडिट किसको मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी को। क्यों? क्योंकि उनके नाम की वोट मिल रही है और उस हिसाब से वो फैसला करते हैं। तो जो व्यक्ति पार्टी को वोट दिलवा रहा है वही नेता है। तो आज की डेट में गांधी के नाम पे वोट नहीं आ रहा है। आदेश जी, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ उठता है, आपने कहा कि आला कमान कमजोर है क्योंकि वोट नहीं ले पा रहा है, इलेक्टोरल दृष्टि से हम देखें तो सही साबित होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी के पद पर जो आसीन है केसी वेणुगोपाल साहब, उनके रिपोर्ट पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पर, वो आसीन क्यों है, उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? और वो तो राहुल गांधी के कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। तो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंट एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है और ऑर्गेनाइजेशनल लैक जो है कांग्रेस की वो दृष्टिगोचर होती है, दिखती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कमजोर है? आपका जो सबसे करीबी आदमी है वो पद पर बैठा हुआ है, वो असफल हो रहा है, लेकिन कोई चर्चा तक नहीं हो रही है, तो कमजोर क्यों मानी जाए आला कमान? नहीं, कमजोर इन द सेंस ये कि जो बड़े फैसले लेने हैं उसमें कमजोर। अगर सपोज करिए किसी पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर निकालना है, उसमें कमजोर। वो अगर वही व्यक्ति आपके साथ कैबिनेट का मंत्री रहा है ड्यूरिंग यूपीए और उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था, तो वो सारा राज भी जानता है जी, है ना। तो आसान नहीं है ना, इसलिए मैंने कमजोर कहा। और जो आप कह रहे हैं कि संगठन महासचिव का रिपोर्ट कार्ड, संगठन महासचिव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बने जी, जून में, और उसके बाद से लेके अब 25 का जून आने वाला है, लगभग 6 साल उनको हो जाएंगे 2 महीने बाद। 2 महीने की कमी है उनके कार्यकाल को 6 साल कंप्लीट होने में। इन्होंने उदयपुर में ये कहा, उदयपुर संकल्प में संकल्प लिया
कि किसी भी महासचिव का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होगा और 5 साल के बाद हम उसको कूलिंग पीरियड देंगे। क्या ये इन पे अप्लाई नहीं होता? चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के बहुत नजदीकी है। अब एक समस्या क्या है, वेणुगोपाल के अंदर ना पेशेंस नहीं है। वो संगठन को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। अब मैंने कहा जैसे 5 साल 10 महीने हो गए हैं, इन 5 साल 10 महीनों में वो 13 साल से पेंडिंग हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, कोई संगठन ही नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए, 13 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 7-8 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पेंडिंग पड़ी है बिहार में। मतलब जहां संगठन है वो 20-20 साल पुराना है और कहीं है ही नहीं। तो क्या किया आपने? गांधी के साथ ट्रैवल करना ही आपका काम नहीं है। एक और बात बताता हूँ, ये पहले संगठन महासचिव हैं, इनसे पहले अशोक गहलोत थे, जनार्दन द्विवेदी थे, बड़े बड़े लोग देखे हमने, मैंने खुद देखे जी। ये लोग कभी भी साथ ट्रैवल नहीं करते थे गांधी फैमिली। तो क्या कारण है कि केसी वेणुगोपाल हमेशा राहुल गांधी के अगल बगल में ही अकेले नहीं छोड़ते? वो हो सकता है इनसिक्योर होंगे, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति बात ना कर ले या मेरा स्पेस ना खा जाए। अब मैं आपको वो देता हूँ कंपैरिजन, मैंने कल वो ट्वीट भी किया था। मैं वहाँ की जो तस्वीरें आई हैं अधिवेशन की, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ बैठ रहे हैं, खड़गे साहब के साथ बैठ रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट है, इक्वल अपीयरेंस। अच्छा, राहुल गांधी है भी थोड़ा लिबरल, वो उसमें अलाउ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको, उनका नेचर ही वैसा है। अहमद पटेल बहुत पावरफुल व्यक्ति थे जी, ऐसा कहते हैं कि वही पार्टी कांग्रेस चलाते थे और 10 साल उन्होंने ही देश चलाया जी। अहमद पटेल कभी भी सोनिया गांधी के बराबर बैठे नहीं मिलेंगे आपको। मैंने आज तक उनकी एक भी फोटो नहीं देखी ऐसे बैठे हुए, एक भी विजुअल नहीं मिलेगा आपको कि वो साथ में खड़े हो, नहीं, 2 कदम पीछे, 4 कदम पीछे, या नजरें नहीं आते थे। मतलब सीट साथ में बैठना तो बहुत दूर की बात है। मेरे क्योंकि 2007 में मैं पत्रकारिता में आया था और उसी दौर में राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने थे और वो एक रिफॉर्म लेके आए थे कि चुनाव कराएंगे यूथ कांग्रेस में, और मैं तब जर्नलिस्ट बना था। तब 2007 से लेकर 14 तक मैं स्टूडेंट था जर्नलिज्म का, मतलब सीख रहा था, आज भी सीख ही रहा हूँ। जर्नलिज्म तो खैर जीवन पर्यंत रोज सीखने की चीज है। तो मैंने उस दौर में कभी नहीं देखा कि अहमद पटेल, हाँ वो पहले आते थे कि सोनिया गांधी इस रास्ते से गुजरेंगी तो पहले उस रास्ते पे जाते थे, देखते थे क्या है क्या नहीं है, कौन कहाँ खड़ा है, साफ है नहीं है, मतलब जो भी व्यवस्था हो सकती थी, मतलब कॉर्पोरेट में जैसे एक मैनेजर होता है उस तरह का काम। हाँ। वेणुगोपाल जो है वो बराबर का पॉलिटिकल मन शेयर करते हैं और उनके बारे में एक शिकायत ये रहती है लोगों को कि वो लोगों से मिलते नहीं है और उनमें उनके अंदर बात सुनने का पेशेंस नहीं है। बराबर का मंच तो शेयर करते हैं सर, लेकिन जब हम फैक्ट्स पे बात करें, वेणुगोपाल साहब जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बने उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग होते हैं, सचिन पायलट जो है वो बगावत कर देते हैं। तो आप इतने बड़े बड़े क्राइसिस को आप मैनेज ही नहीं कर पाए। कई जगहों पे हमने गुटबाजी देखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जो हुआ 2022 में हरियाणा के अध्यक्ष पद के लिए। तो जब आपका काम ही संगठन को बनाए रखना है और दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या पार्टी से बगावत कर रहे हैं, मैं आपको ना बताऊंगा सीक्वेंस वाइज, एक एक सवाल पूछेगा। आपने बात की सचिन पायलट जब बागी हुए जी, मुझे लगता है ये घटना 2021 की है जी, अगर मैं सही जी नहीं माफ कीजिएगा 2020 की है, 2020 मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2020 की है। सचिन पायलट जब वापस आए अपने विधायकों के साथ में जी, तो वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट था वो प्रियंका गांधी ने किया था, वो वेणुगोपाल ने नहीं किया था। वो कर नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पार्टी बने हुए थे। वेणुगोपाल साथ थे अशोक गहलोत के, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो है। ये सबसे बड़ी समस्या ये है, संगठन महासचिव पार्टी नहीं बन सकता। एग्जैक्टली हाँ, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल नहीं बन सकते। मतलब वेणुगोपाल का पक्षपाती होना तो राहुल गांधी का पक्षपाती होना है। मैं आपने मैसेज क्या दिया कि जो अभी अगर वेणुगोपाल जो चाहेंगे या जो करेंगे, लोग समझते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं। हरियाणा में क्या क्राइसिस आया अभी इस चुनाव में? हरियाणा में इन्होंने शैलजा जो है 10 दिन तक घर बैठ गई जी, और बीजेपी ने कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, ठीक है, वो चुप रही, बोली नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो टिकटें बांटी, खासकर ये काम किसका था? वेणुगोपाल का था ना, कि उनको बैलेंस करना है बिल्कुल लीडरशिप को, भाई हुड्डा को भी मिले, इनको भी मिले, सबका इक्वल शेयर हो, और इक्वल शेयर ना भी हो, इक्वल भी ना हो तो बैलेंस तो बना रहे, हिस्सेदारी तो हो जी। राजनीति है क्या जी? राजनीति खेल है हिस्सेदारी का, एग्जैक्टली, सत्ता और उसमें हिस्सेदारी जी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो
कुमारी शैलजा को हिस्सेदारी नहीं मिली, सुरजेवाला को नहीं मिली। सुरजेवाला अपने बेटे के चुनाव तक सीमित हो गए। कुमारी शैलजा जो अपने घर बैठ गई और रोज इंटरव्यू देती थी। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई, ठीक है, और रोज इंटरव्यू देती थी, मेरी कौन सुन रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। जो उन्होंने वो चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेला ना, उसका नुकसान हुआ पार्टी को। एग्जैक्टली। और देखियो, आप कुछ भी कहो, भले ही शैलजा दलितों में मायावती की तरह पॉपुलर ना हो, लेकिन जब किसी दलित पे कोई बात आती है, उसका राजनीतिक सम्मान नहीं होता है ना, और जब वो बोलती हैं, शैलजा हो या कोई और व्यक्ति हो, और वो जब वो बोलते हैं तो वो उनके समाज में वो संदेश जाता है कि हमारे व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और हमारे व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो उनसे सवाल पूछा कि आप जाएंगी प्रचार करने के लिए, मुझे कौन बुलाएगा, ठीक है। तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, वो तो अपनी कम्युनिटी को मैसेज दे रही थी, अपील कर रही थी, हाँ, कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है यहाँ, तो तुम भी देख लो अपना। हाँ, तो ये किसको बैलेंस करना था? ये संगठन महासचिव को करना था। आपको प्रॉपर उनको मान सम्मान, देखिए कई बार पता क्या होता है, अब जैसे बहुत से लोग जाते हैं नेता के पास, जैसे कार्यकर्ता होता है या कोई आम आदमी है, अब वो काम लेके गया कोई, उसका काम भले ही ना हो, अगर आपने उससे इज्जत से बैठ के बात कर ली ना, वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ तो इन्होंने बात भी नहीं करी। क्या यहाँ पे पार्टी थे वो? ये इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, नहीं तो मैं बोल देता। हरियाणा में बहुत सारे आरोप लगे केसी वेणुगोपाल पे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि अय्याशी का अड्डा बन गया है हरियाणा। एक कैंडिडेट थी जो स्वतंत्र चुनाव लड़ी, शारदा राठौड़, उन्होंने कहा चमड़ी और दमड़ी के दम पर टिकट बटा, और सीधा सीधा आरोप केसी वेणुगोपाल पर लगा। आपको क्या लगता है, इन आरोपों में कोई सच्चाई थी या फिर एक बस आउटबर्स्ट था इमोशंस का? देखिए, ये बात तो सही है कि वहाँ शारदा की टिकट कटी, ठीक है, और लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नीरज जी, मेरी एक आदत है, मैं व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, जब तक आपके पास प्रमाण ना हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने किसी को ऑर्गेनाइज किया है या टिकट दी है, नहीं दी है, किस हिसाब से टिकट हुई है, नहीं हुई है, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट करना ही नहीं चाहता जी। ये मेरी एक आदत है, मैं उसे पढ़ता ही नहीं हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बिना चिंगारी तो आग नहीं लगती, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। मनोविज्ञान की भाषा में आदेश जी ने जवाब दे दिया है। अच्छा आदेश जी, फेवरेटिज्म का जो आरोप है, ऐसा नहीं है केवल हरियाणा में लगा हो। जब केरला में चुनाव हुआ, केरला से क्योंकि ये आते भी हैं और सांसद भी चुने गए 2024 में, तो लेकिन केरला में विधानसभा चुनाव जो गठबंधन है कांग्रेस का, वो हार जाती है। इनके ऊपर आरोप ये लगाती है, इनकी पार्टी के ही लोग लगाते हैं आरोप कि ये बीजेपी के खिलाफ बड़े नर्म थे और उस तरीके से चुनाव नहीं लड़े जिस तरीके से लड़ना चाहिए। कैंडिडेट जो चुने गए केरला के अंदर, उसमें इन्होंने फेवरेटिज्म चलाई। गुजरात के अंदर भी आरोप लगे। गुजरात में पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2022 से पहले, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस 17 में हुआ था। हाँ 17 में जो नहीं, तब जीएसओ अशोक गहलोत थे। हाँ तब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 17 में परफॉर्मेंस आपकी ठीक थी, लेकिन 22 में जब आप चुनाव लड़ते हैं परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है, जबकि उम्मीद थी कांग्रेस को कि ठीक ठाक रिवाइव कर पाएगी। वहां भी लोगों ने फेवरेटिज्म का आरोप लगाया। तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो है वो चुनाव कॉस्ट कर रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, देखिए, जो उत्तर भारत के नेता है, अगर मैं सीनियर नेताओं को छोड़ दूं तो सबको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जी। अब संगठन महासचिव के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि वो अंग्रेजी बोलते हैं या अपनी लैंग्वेज बोलते हैं लोकल। तो एक तो जो लोकल कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जहाँ है, पहली बात तो है नहीं, जहाँ है उनसे ये मिल नहीं पाते, डायलॉग नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेशन सी राजनीति का सबसे बड़ा गेम क्या है? कम्युनिकेशन जी। वो है नहीं, तो कैसे होगा उससे, बताओ। केरला में इनके ऊपर इससे बड़ा आरोप ये था कि केरला की जो लॉबी थी नेताओं की, उनको ये मैसेज चला गया कि ये नजदीक हैं बहुत राहुल गांधी के जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुख्यमंत्री बन के आ जाए। जबकि वहां जो नेता है, रमेश चन्नथला, वीडी सतीशन, और उस वक्त के जो एंटनी साहब थे और एक और थे जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चांडी साहब थे, ओमन चांडी, ये सब वहाँ बहुत पॉपुलर नेता है जी। और मुझे लगता है कि पैन केरला के नेता हैं ये जी, जिनकी अपील है। शशि थरूर भी ऐसे, शशि थरूर। तो वो एक इनसिक्योरिटी जो थी ना, वो कांग्रेस पार्टी को लेके बैठ गई। लेकिन आप संगठन के महासचिव हैं और आपको लेकर अगर ऐसी मैसेजिंग हो रही है जो कॉज कर रही है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, ये उसको किल नहीं करते हैं,
इनको ये कहना चाहिए था कि भैया मैं संगठन महासचिव हूँ, वही एग्जैक्टली मैं देश का संगठन महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। इन्होंने उस बात को और आगे बढ़ाया। आप एक स्टेटमेंट दे देते, अगर एक राज्य में आपके स्टेटमेंट देने से सरकार बनती है, आपने क्यों नहीं दिया? लेकिन इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री की कैंडिडेचर से आउट नहीं किया, सरकार नहीं आई। और इस बार भी ये स्थिति है, देख लेना आप, इस बार भी ऐसी हालांकि लेफ्ट का बहुत विरोध हो रहा है वहां पे, मतलब सत्ता, क्योंकि 10 साल आप रह लोगे तो किसी भी पार्टी का विरोध हो जाता है जी, छोड़ के बीजेपी को। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ नहीं छोड़ के, मैंने कहा छोड़ के बीजेपी को। भाई थर्ड टाइम आपने हरियाणा में रिपीट हो गया है, सही बात है, ठीक है। अब गुजरात आप देख लो, तो वो सब चलता रहता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। तो अगर इन्होंने स्टार्टिंग में इस बात को क्लियर नहीं किया कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट है या नहीं है, इस बार फिर नुकसान होगा। या मेरे से लिख के ले लो। ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इनमें जो बिल्कुल लास्ट चुनाव हुए हैं, इन सब में कांग्रेस को उम्मीदें थी कि वो सरकार बना लेगी, ठीक ठाक स्थिति में थी, बना नहीं पाई। किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बने उसके बाद से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, लगभग 72% चुनाव कांग्रेस हारी है। केवल 3 चुनाव सिंगल हैंडेडली जीती है, और जो 5 चुनाव गठबंधन जीता भी है उसमें कांग्रेस का चेहरा बहुत बड़ा नहीं है, एक बड़ा छोटी सहयोगी पार्टी है। ये सब चीजें, ये सारा स्टैटिस्टिक पार्टी के पास भी होगा, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? यही सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि आप चुनाव हारते जा रहे हो, ना अकाउंटेबिलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई हर किसी, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर रिलायंस का जो प्रॉफिट है क्वार्टर का वो कम होगा तो मुकेश अंबानी पूछेगा ना जी, जो भी रिस्पॉन्सिबल, आओ भैया क्यों ये घाटा क्यों हो रहा है मुझे। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि राहुल गांधी इसके सीईओ हैं और वो अपने ब्रांच हेड से पूछते ही नहीं है, इनडिफरेंट हैं वो परिणामों से, आउटकम। अच्छा, अगर पूछते हैं तो शायद बंद कमरे में पूछते होंगे, बट मुझे वो भी उल्टा लगता है। हर बारी क्या होता है, आपको बताता हूँ एक कहानी, और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हर बारी क्या होता है, जब भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारती है, वेणुगोपाल जाते हैं राहुल गांधी के पास, कहते हैं कि राहुल जी, एवरीबडी इज बिहाइंड मी, लेट मी रिजाइन, आई वांट टू रिजाइन। तो राहुल गांधी को लगता है कि यार ये मेरा आदमी है, सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो तुरंत एकदम से वो आ जाते हैं प्रोटेक्टिव मोड में, नो मेरा आदमी है, इसको कोई नहीं हटा सकता। वो तो विक्टिम कार्ड खेल गया, यहाँ पार्टी का नाश बैठ रहा है। नहीं, जहाँ आपका रिपोर्ट कार्ड में आप 33% नंबरों से पास नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप बार बार फेल होते जा रहे हो, 33% के आपके तो 20% भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जो हेडमास्टर साहब हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसके पीछे लोग वैसे ही पड़े हुए हैं, ये इंटेलिजेंट है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है, इसको समझ पूरी है, इंटेलिजेंट पूरा है ये, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये, या तो फिर राहुल गांधी को लगता होगा कि ये मेरा कवच है, जो गालियां पड़ती है इसी को पड़ती है मेरे। लेकिन वो तो विद इन दी पार्टी भी क्या, मतलब परसेप्शन तो राहुल गांधी का ही खराब हो रहा है ना। अब जब टीवी चैनल्स को देखेंगे, मीडिया चैनल्स को, क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं ना, जो कोठरी होती है, जो वो समझाते हैं, राजद तक ना हम लोग पहुंच ही नहीं पाते, उस तक ना बहुत लिमिटेड विचार पहुंचते हैं, बहुत लिमिटेड जानकारी पहुंचती है। इनके पास जो जानकारी जाती है, स्पेशली गांधी फैमिली के पास, वो कौन सी जानकारी जाती है, जो उनको बताया जाता है। इनके पास जमीन का फीडबैक नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के पास है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि नरेंद्र मोदी किसी बीट रिपोर्टर को फोन करके पूछ लेते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वक्फ बिल पे क्या लोग बोल रहे हैं, 370 पे लोगों ने क्या कहा, नोटबंदी पे क्या कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो बीट रिपोर्टर है ना, ये 10 जगह दिन भर घूमता है, और असली जो बात, और ये गांव से आया है, वो शहर वालों से बात नहीं करते हैं, वो गांव वालों से बात करते हैं। ये तो गांधी के पास ना डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम नहीं है, तो उनके पास जो चीजें आती है ना, वो फिल्टर हो के आती है। फिल्टर कहाँ से होती है सर? सबसे बड़ा फिल्टर तो किसी वेणुगोपाल ही है। अच्छा, ठीक है, मतलब बात समझो, जिसकी पहुंच जहां तक है, ठीक बात है, वही तो बोलेगा ना। अब जब वो बात ही संगठन महासचिव से करेंगे तो फिल्टर कौन करेगा? वही करेगा। लेकिन एक आदमी और है जो उतना ही नजदीकी है, जयराम रमेश। जयराम रमेश तो खर्च हो गया। इस वाले अधिवेशन में कोई नजर आया है? नहीं, इस अधिवेशन में तो फिर किसी ड्राफ्टिंग कमेटी में, कहीं कन्वीनर में, कोई ढंग की बात में,
भारत जोड़ो यात्रा पूरा चेहरा ही चेहरा थे जयराम रमेश जी। जयराम रमेश सोनिया गांधी की कांग्रेस के व्यक्ति हैं। ओके, उन्हीं की कृपा पे उनको चौथी बार राज्यसभा मिली हुई है, उन्हीं की कृपा पे वो जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो उनका रोल था- भाई बहन के आदमी नहीं है वो। अच्छा, हाँ, तो अरे भाई बहन के जिस दिन हंटर चलेगा ना बाहर ही मिलेंगे। अरे भाई बहन के जो आदमी है ये कॉमन है या भाई बहन के आदमी भी अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, इस पे कभी विस्तार से बात जी। करेंगे, तो आप दूसरे व्यक्ति क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। जी जी जी, इस पे अगले एपिसोड में भी बात कर सकते हैं, कभी और भी कर सकते हैं। अब दूसरे जब व्यक्ति दर्शक कहेंगे तो भी कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति की बात आप कर रहे थे जिनका एक्सेस है। अजय माकन। अच्छा, देखो, अजय माकन जो है ट्रेजरर है, और आदमी अपनी घर की जो कागज होते हैं, तिजोरी होती है, वो अपने विश्वास पात्र आदमी को देता है। बिल्कुल ठीक बात, मानते हो ना? जैसे पुराने टाइम में घर में मुनीम हुआ करते थे चौधरी साहब के यहाँ पे, वैसा है। आम घरों में बहू आती है तो बहू को सौंपा। राहुल गांधी जो है वो राहुल गांधी के क्लोज हैं, और इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आप देखो कि हरियाणा से वो राज्यसभा चुनाव हारे जी, और जो उसके बाद पहली राज्यसभा आई वो कर्नाटक से उनको दे दी, और ट्रेजरर है। तो ट्रेजरर कोई ऐसे नहीं बनता, उस पर कंपनी का पूरा, मतलब कंपनी के सीईओ का पूरा ट्रस्ट होता है। तो राहुल गांधी जो है वो बहुत ट्रस्ट करते हैं अजय माकन का। एक व्यक्ति और थे जी, तो उस पर बाद में बात करेंगे, छोड़ो। चलिए, आपने जो बात की कि बीट रिपोर्टर से नरेंद्र मोदी बात कर लेते हैं, आपने कांग्रेस को 17 सालों तक कवर किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या इनकी टीम का कोई बहुत महीन आदमी केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी ने कभी आपसे संपर्क साधा कि क्या मूड है भाई? नहीं, संपर्क मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप ना आप चलो वेणुगोपाल के पास मेरे साथ, आप बोलना कि ये मेरे दोस्त हैं दीपक, वो कहेंगे हाँ ये दीपक कैसे हो? जानते ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं उनसे आज तक। वो पत्रकारों से मिलते ही नहीं है। मतलब पूरी राजनीति एक ड्राइंग रूम में चल रही है। हाँ, अपने हिसाब से चल रही है, जो उनको सूट करता है, जो उनकी सहूलियत है, जो उसमें फिट बैठते हैं, बस। आपने अगर उनकी आलोचना कर दी फिर तो आप बाहर, कोई जगह ही नहीं, कोई एक्सेस नहीं, घर से बाहर नहीं, शहर से बाहर कोई एक्सेस नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ नहीं। पत्ता हिलेगा तो उनकी मर्जी से हिलेगा। देखो यार, मैं एक बात मानता हूँ, ठीक है, अगर आपकी अननेसेसरी आलोचना हो रही है, आप किसी, आपका एजेंडा है, आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन सच्ची बात तो सुननी पड़ेगी ना। समीक्षा तो करनी होगी कम से कम। नहीं, आप पहले क्या होता था, लोग अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखते थे जी, और राजनीति में तो कहावत है, दुश्मन को अपने पास रखो ताकि आपकी उसकी स्ट्रेटेजी पता रहे। निंदक नियरी राखी हाँ, है। वो उसको उस भाषा में वैसे कह लो, लेकिन ये लोग नहीं रखते ऐसा। तो क्या आपको लगता है यही वजह है कांग्रेस का, जो हमने स्थितियां अभी बताई भी हैं, चुनाव दर चुनाव जो हालत हो रही है? मेरा सिंपल मानना है कि राहुल गांधी को ये बात सोचनी चाहिए कि आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, ठीक है। 14 का चुनाव मैं उनके हिस्से में नहीं मानता, क्योंकि वो यूपी की सरकार थी, उसमें राहुल गांधी कुछ नहीं थे, वो हार में उनकी नहीं मानता जी। लेकिन 19 की हार में उनकी मानता हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जी। फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बैक सीट पे बैठूंगा, मैं तब ड्राइव करूंगा। फिर खड़गे साहब को ले आए, ठीक है, खड़गे साहब 22 में आए, तो लेकिन जो 24 में जो चेहरा था राहुल गांधी थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो आप 2 चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी अगर आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे, तो मुझे लगता है कि जैसा एक ग्रुप G23 बना था, अगर आप एक चुनाव और हार गए ना, इस तरह के कई और ग्रुप बन जाएंगे, और जो गांधी की लीडरशिप को चैलेंज कर देंगे। क्यों? जैसे मैंने बताया कि मोदी लीडर इसलिए है क्योंकि उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं, गांधी के वोट नहीं पड़ रहे हैं। तो आप सिस्टम को दुरुस्त कैसे करोगे? यू हैव टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपको कम से कम अपने कार्डर में भाई 11 करोड़ वोट तो मिला ना कांग्रेस पार्टी को, कम नहीं होता जी। 38% वोट मिला है बीजेपी को टोटल जी, यानी इस देश में 62% वोट है ना जी, वो तो विपक्ष के साथ है। बिल्कुल। तो अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, आपने किसी को काम दिया है, आप उसको कहो कि भाई आप जिम्मेदार हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 50 टिकट लूंगा और वो जिता पा रहा है 5 जी, उसको जवाबदेही तय करो ना कि भैया अगले बार 50 नहीं मिलेंगे आपको, आपने 5 जिताए थे,
ठीक है, ये पकड़ो आपका शेयर। यहां समस्या आ रही है इनके साथ, और ये इसको पता नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, टाइम पास करना चाहते हैं कि ठीक है एक दिन ऐसा आएगा कि जनता फेडअप हो जाएगी मोदी से। अरे आप समझ नहीं पा रहे हो, उनकी राजनीति 80-20 की है। ठीक बात है। वो मेजर चंक में खेल रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़े इमोशनल नैरेटिव के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जो ये कास्ट सेंसस की बात लेके आए, क्योंकि इनको ये समझाया गया या इनको समझ में आया कि धर्म की जो ऑल्टरनेट है वो जाति है जी, और इस देश में जाति बहुत महत्वपूर्ण है जी। चाहे हम कुछ भी कह लें, बट हमें कैमरे पे ये चीज़ माननी चाहिए कि जाति महत्वपूर्ण है। तो हाँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप नीरज झा हैं जी, ये महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट है, और मैं आदेश रावल हूँ, जी, ठीक बात ठीक है ना। तो हमारे सरनेम से लोग हमारी जाति का अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं ना। तो राहुल गांधी ने ये जो चीज़ की जिसके कारण बीजेपी 240 पे आई, कांग्रेस पार्टी 99 पे आई, और जो इंडिया अलायंस था वो मजबूत हो अच्छा परफॉर्म कर पाए। भाई आज देखो ना आप संसद के अंदर जब ये खड़े होते हैं सारे मिलके, तो वोकैलिटी बढ़ती है, आवाज में दम आता है ना, दम आता है। हाँ, आज देखो कि मोदी की थर्ड टर्म में मैक्सिमम बिल जेपीसी को जा रहे हैं। 10 साल तक गए जेपीसी को, जेपीसी कहाँ थी, किसी ने सुनी नहीं 10 साल, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं तो कौन बात करेगा, इसीलिए हुआ है। एक चीज और कि जाति की बात करना या अपने आप को कंप्लीटली ओवरहॉल करना कांग्रेस को, या मुद्दा समझना, ये तो बड़ी बात है, लेकिन फिर से अगर इसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेटजी आप ले डाउन नहीं कर पाएंगे, संगठन आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो ये मुद्दा भी गौण हो जाएगा। कौन सा मुद्दा? जाति वाला मुद्दा जिसे लेकर राहुल गांधी उठे हुए हैं। नहीं, वो मुद्दा राहुल गांधी का है, उसका कोई मतलब संगठन महासचिव से नहीं है। लेकिन मुद्दे का, जब मैं इलेक्टोरल कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ आदेश, कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे उस मुद्दे को लेकर, तो उस मुद्दे को भी तो उस तरीके से पकाना पड़ेगा, आपको कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए संगठन पे काम इनका चल रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम पिछले ये जो साल है पूरा का पूरा इन्होंने संगठन को दिया है, और उसी रिफॉर्म में ये डीसीसी को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पावर देने जा रहे हैं, ये वही रिफॉर्म है। तो ये काम साथ साथ ही डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो वहाँ पे कहा अधिवेशन में, उन्होंने कहा कि हम ओबीसी और दलित को भूल गए जी, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं कहा है, इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। आप कुछ भी कहो कि भले ही विधानसभा चुनाव में दलितों ने वोट ना दिया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो संविधान के मुद्दे ने वोट दिया ना। बिल्कुल। आप देखो जो 37 सीटें अखिलेश यादव की आई हैं उत्तर प्रदेश में, और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित कम्युनिटी पे, और दलित ने पहली बार मायावती को छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना समझदार है कि वो समझ रहा था कि मायावती जो है वो बीजेपी की हेल्प कर रही है। अब मैंने इससे एक चीज सीखी जी, कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा दबा दिया, किसको? 2 लोगों को, पहला मायावती को और दूसरा इस देश की मीडिया को। तो उससे क्या हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। तो जो एक बिखराव आप करवा देते थे वोट में, वो आप नहीं कर पाए। नहीं, मैं इससे ये चीज सीखा कि किसी को इतना मत दबाओ कि वो एक्सपोज हो जाए। ये बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल। अगर आप उसको उतना दबाते हल्का हल्का, उनकी क्रेडिबिलिटी रखते, तो दलित वोट मिलता मायावती को जी, और वो वोट ट्रांसफर नहीं होता इंडिया गठबंधन को जी। आपने इतना एक्सपोज कर दिया मीडिया और मायावती को कि क्रेडिबिलिटी नहीं बची। जो दलित मायावती के थे वो इधर आ गए, जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो तो टीवी देखते हैं, और जो नहीं है वो यूट्यूब देख रहे हैं। ठीक बात है। इसलिए तो एक नया वर्क डेवलप हो रहा है हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा। इसलिए चंद्रशेखर जो है वो सांसद हो गए ना। बिल्कुल। इसीलिए दलितों के वोट से कांग्रेस पार्टी 6 सीट ले आई। तो हर जगह वैकल्पिक लोग और वैकल्पिक व्यवस्था जो वो दिख रही है। मैंने ये मेरी लर्निंग है इस चुनाव की, इतना मत दबाओ कि उसकी क्रेडिबिलिटी ना बचे, हल्का हल्का दबाओ और जनता में मैसेज ना जाए कि दबा हुआ है, तब उसका फायदा मिलेगा। और इस पूरी चर्चा से मुझे जो सीखने को मिली वो ये बात कि किसी को इतना भी प्रोटेक्ट मत करो, चाहे वो कितना भी आपका अपना हो, कि आपको कॉस्ट करने लगे वो व्यक्ति। केसी वेणुगोपाल 6 साल पूरे हो जाएंगे जैसा कि आदेश जी ने भी कहा, और टाइमलाइन ये बात बताती ही है। 6 सालों से संगठन महासचिव हैं, कई राज्यों में संगठन का नामो निशान नजर आता नहीं है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस एक रिफॉर्म के रास्ते पर चल रही है और संगठन पर काम कर रही है। होगा क्या वो देखा जाएगा। और इस सेंटेंस के साथ मैं ये भी कहूँ कि देखी जाएगी। एक नया शो हमने आदेश जी के साथ शुरू किया है, वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, और रिपोर्ट कार्ड हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। ये था केसी वेणुगोपाल का रिपोर्ट कार्ड। कैसी लगी आपको ये चर्चा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। आदेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।